हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पुष्पा द राइस मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक गिटार दिखाया जाता है जिसमें कि एक लाल चंदन की लकड़ी का यूज होता है जो कि बहुत ही कीमती होती है और इस गिटार की बहुत ही ज्यादा कीमत होती है। ये चंदन की लकड़ी भारत के महाराष्ट्र के जंगलों में ही मिलती थी और इस चंदन की लकड़ी की तस्करी चाइना से लेकर जापान तक होती थी और इस चंदन की लकड़ी की तस्करी करने का सारा जिम्मा पुष्पा के ऊपर था। इसके बाद हमें पुष्पा को दिखाया जाता है जो कि चंदन की लकड़ी की तस्करी कर ही रहा होता है कि तभी कुछ पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं। फिर पुष्पा के बीच और उन पुलिस वालों के बीच बहुत लड़ाई होती है और पुलिस वाले पुष्पा को पकड़ लेते हैं, लेकिन पुष्पा उन सभी पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए देने का वादा करता है और उन सबसे बच निकलता है। इसके बाद हमें 1 साल पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर पुष्पा एक साधारण मजदूर होता है, लेकिन उसके अंदर अकड़ बहुत होती है और उसे अपनी इज्जत से बहुत प्यार होता है। लेकिन जो उसका मालिक होता है वो उससे कहता है कि तू एक साधारण मजदूर है और वैसे ही रहा कर। लेकिन पुष्पा अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लाल चंदन की तस्करी में आ जाता है और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जंगल में लकड़ियां काट ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि पुलिस जंगल में आई है और वो सारी लकड़ियों को छुपा देता है। तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम गोविंदप्पा होता है वहाँ पर आता है और पुष्पा से लकड़ियों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन पुष्पा उसको कुछ नहीं बताता बल्कि उसको उल्टा धमकाने लगता है। वो कहता है कि आप 4 लोग हो और हम 70 लोग हैं। इसके बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद वापस से इंस्पेक्टर गोविंद उनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पुष्पा होता है वो अपने मजदूरों के साथ मिलकर उनके ऊपर पत्थर मारना स्टार्ट कर देता है। अब इन सभी लोगों के बीच आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो इस बात का फायदा उठाकर पुष्पा चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो लकड़ी से भरे ट्रक को कहीं पर छुपा देता है और पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। पुलिस वाले उसको बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी वो लकड़ियों के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी उसको एक पुलिस वाला नाजायज कहकर बुलाता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा का एक सौतेला भाई रहता है जो कि बचपन से ही इसकी फैमिली को काफी परेशान करता था और वो पुष्पा को हमेशा डरा कर रखता था और उससे कहता था कि कभी तो किसी को अपना फुल नेम नहीं बताएगा, इसीलिए पुष्पा सबको अपना नाम बस पुष्पा ही बताता है। इसके बाद मूवी में हमें 3 और लोगों की एंट्री को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉली रेड्डी, जग्गा रेड्डी और इनके बड़े भाई का नाम कोंडा रेड्डी रहता है। ये तीनों लोग भी चंदन की तस्करी का काम करते हैं। इनमें से 2 लोग जॉली रेड्डी और जग्गा रेड्डी पुलिस स्टेशन आते हैं पुष्पा को छुड़ाने के लिए। इसके बाद पुष्पा इनसे एक डील रखता है और इनसे कहता है कि चंदन की लकड़ी के बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मेरी बेल भी होनी चाहिए। जग्गा रेड्डी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है। तो जग्गा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुझे यहीं पर खड़े खड़े मार सकता हूँ। तो पुष्पा उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें चंदन की लकड़ी का पता कौन बताएगा। इसके बाद पुष्पा उन लोगों को उस तालाब के पास ले जाता है जहाँ पर उसने ट्रक के साथ लकड़ियों को डुबा दिया था। अब उन लोगों को लकड़ी मिल जाती है और पुष्पा को उसके पैसे मिल जाते हैं। पुष्पा जब उनकी कार में बैठने की कोशिश करता है तो जग्गा उससे कहता है कि इस कार में बैठने लायक की तेरी अभी औकात नहीं है। ये बात पुष्पा को बुरी लग जाती है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि इन सभी पैसों की एक गाड़ी खरीद और गाड़ी लाल कलर की होनी चाहिए। इसके बाद हमें लाल कलर की गाड़ी को दिखाया जाता है और इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से मिलने के लिए जाता है और उसको अपना आइडिया देता है। वो कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ जिससे कि आपकी चंदन की लकड़ी कभी भी नहीं पकड़ी जाएगी। अब वो लोग चंदन की लकड़ी के ऊपर एक कंटेनर लगा देते हैं और उसमें दूध भर देते हैं। इसके बाद पुष्पा जॉली रेड्डी के पास जाता है और उससे कहता है कि अभी तक मेरा माल नहीं पकड़ा गया और मैंने काम भी बहुत अच्छा किया है, तो अब आप मेरी कीमत बता दीजिए। तब जॉली रेड्डी उससे कहता है कि सबको 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पुष्पा कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए बल्कि पार्टनरशिप चाहिए और मुझे आपका बस 4% चाहिए। 4% लेने में पुष्पा को पैसे तो कम मिलते हैं, लेकिन उसको पार्टनरशिप मिल जाती है। अब पुष्पा मजदूर नहीं बल्कि पार्टनर बन गया था। इसके बाद मूवी में हमें श्रीवल्ली को दिखाया जाता है जिसको देखते के साथ ही पुष्पा को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब पुष्पा का काम ठीक चल ही रहा होता है कि तभी पुलिस वाले उसके ट्रक को रोक लेते हैं और उनमें से 2 वर्कर्स को अपनी साइड कर लेते हैं। उनमें से एक वर्कर श्रीवल्ली के पापा होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्रीवल्ली और उसके कुछ फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर केसर आता है और वो उसको कुछ पैसे देने की बात करता है और कहता है कि अगर तुम पुष्पा की साइड देखकर हंसोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद केसर ये सारी बात पुष्पा को बता देता है। तभी वहाँ पर श्रीवल्ली पुष्पा को देखकर बहुत ही अजीब तरह से हंसती है। पुष्पा ये देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है और उससे अपनी शादी की बात करता है। तब श्रीवल्ली उससे कहती है कि मुझे केसर ने 1000 रुपए दिए थे तुम्हें देखकर हंसने के लिए। अब पुष्पा केसर के पास जाता है और उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है ले मुझसे 5000 रुपए ले, अब उससे कहना कि मुझे किस करे। तब
उसका दोस्त कहता है कि मैंने नहीं सोचा था तेरे साथ ऐसा होगा। इसके बाद हमें मंगल सीनू को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे चंदन लेकर कोंडा रेड्डी के गोदाम में रखने के लिए आया होता है, क्योंकि उसके गोदाम में छापा पड़ा होता है। अब कोंडा रेड्डी इस सारे चंदन की जिम्मेदारी पुष्पा को दे देता है। इसके बाद हमें श्रीवल्ली को दिखाया जाता है जो कि पुष्पा के पास आती है उसको किस करने के लिए, लेकिन फिर वो रोने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती थी कि ये सब मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ करूँ। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद पुष्पा अपने कारखाने में वापस जाता है, वहाँ पर देखता है कि सारा चंदन ऐसे ही फैला हुआ है, तो वो कहता है कि इस चंदन को अभी तक क्यों नहीं रखा। तब वो लोग कहते हैं कि जग्गा रेड्डी ने मना किया है, और वहाँ पर एक रूम होता है, वो लोग कहते हैं कि जग्गा रेड्डी ने इस रूम में जाने के लिए भी मना किया है। तब पुष्पा उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाता है और उस रूम में जो लड़की होती है उसको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद पुष्पा के पास कोंडा रेड्डी का फोन आता है और वो कहता है कि पुलिस को सब पता चल गया है, अब पुलिस जल्दी वहाँ पर रेड मार देगी और सारा चंदन पकड़ लेगी। तब पुष्पा उससे कहता है कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सारा चंदन बचा लूंगा। इसके बाद पुष्पा सारे चंदन को झरने में बहा देता है और अपने फ्रेंड को डैम के ओनर के पास भेज देता है और डैम को बंद कराने के लिए उसको थोड़े पैसे खिला देता है। जब डैम बंद होता है तो सारा चंदन डैम में रुक जाता है। अब जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता और उनको निराश होकर यहाँ से वापस लौटना पड़ता है। अब जब इन लोगों की सक्सेस पार्टी चल रही होती है तो पुष्पा यहाँ पर कोंडा रेड्डी को बताता है कि जो मंगलम सीनू है वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, और वो कहता है कि वो खुद 2 करोड़ में माल बेचता है और हमें बस 25 लाख रुपए ही देता है। तब कोंडा रेड्डी उससे कहता है कि तू जाकर उससे बात कर, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उससे कहता है कि आप बड़े हैं तो आप जाकर ही उससे बात करिए। इसके बाद केसर श्रीवल्ली के पापा से कहता है कि तुम्हारी लड़की के लिए पुष्पा से ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, और वो कहता है कि वो श्रीकांत का बेटा है। ये बात सुनकर श्रीवल्ली के पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो हमारी ही बिरादरी का है। इसके बाद पुष्पा और उसकी माँ लेकर रिश्ता उनके घर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा का सौतेला भाई आ जाता है और वो पुष्पा की माँ को और पुष्पा को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है, जिसको सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। इस लड़ाई में पुष्पा की माँ की चोट लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा यहाँ पर मंगलम सीनू के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं डायरेक्ट जाकर चेन्नई में अपना माल बेचूंगा। सीनू के लोग पुष्पा पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुष्पा उन सब लोगों को मारकर यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा सीधे चेन्नई जाकर मुर्गन से डील करता है और इसके इस डील में 3 करोड़ का फायदा होता है। अब वो कोंडा रेड्डी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मुझे 50% का हिस्सा चाहिए। कोंडा रेड्डी गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी वो पुष्पा की डील को मान लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉली रेड्डी को पता चल जाता है कि पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, और वो उन लोगों को पकड़ लेता है। उसमें से एक श्रीवल्ली के पापा होते हैं। तब वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उससे कहते हैं कि मेरी एक जवान बेटी है और मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता था, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था। अब जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात नहीं सोओगी तो मैं तुम्हारे पिताजी को मार दूंगा। ये सारी बात जाकर श्रीवल्ली पुष्पा को बता देती है। अब पुष्पा श्रीवल्ली के साथ जाता है और वहाँ पर जाकर जॉली रेड्डी को बहुत मारता है। अब वो जॉली रेड्डी से कहता है कि अब तो ये सारी बात जाकर अपने पिताजी को मत बता देना, और वो कहता है कि अगर तूने किसी को बताया मैं तुम सबको एक साथ ही मार दूंगा। पुष्पा ने जॉली रेड्डी को बहुत ज्यादा मारा था, इसलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। वहाँ पर देखने के लिए उसको उसके भाई आते हैं, लेकिन जॉली रेड्डी किसी को भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद हमें केसर और पुष्पा को दिखाया जाता है। केसर उससे कहता है कि तूने कोंडा रेड्डी को भाई को मारा, अगर उसको वो पता चल गया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर कोंडा रेड्डी आ जाता है और पुष्पा से कहता है कि एक सुनार के पास माल आने वाला है तो तुम्हें सारा माल उससे लेना है। अब नेक्स्ट डे पुष्पा सुनार के पास जाता है और उसको फटी नोट दिखाता है। ये देखकर वो उसको सारे पैसे दे देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केसर नौकरानी से बात कर रहा होता है। नौकरानी उसको बताती है कि तुम जो कोंडा रेड्डी के भाई को मारने की बात कर रहे थे वो कोंडा रेड्डी ने सब कुछ सुन लिया था, क्योंकि इस दीवार के बाहर बात साफ साफ सुनाई देती है। अब केसर डर के मारे पुष्पा को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, तो वो उसको एक मैसेज कर देता है और लिखता है डेंजर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोंडा रेड्डी और उसके आदमियों ने पुष्पा को पकड़ लिया होता है और वो उसको बहुत मारते हैं। वो उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक गोली कोंडा रेड्डी को लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। कोंडा रेड्डी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मंगलम सीनू का साला रहता है। मंगलम सीनू का साला अपने आदमियों के साथ इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, तो यहाँ पर पुष्पा सभी लोगों को मारकर जग्गा रेड्डी को बचा लेता है और इस लड़ाई में वो मंगलम सीनू के साले को भी मार देता है। अब मंगलम सीनू उसके पास कॉल करता है कि मेरे साले को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उससे कहता है कि तूने 5 मिनट लेट कर दिया, क्योंकि तेरे साले को तो मैंने 5 मिनट पहले ही मार दिया, और इसके बाद वो मंगलम सीनू के साले को गोली मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक एसोसिएशन में जाते हैं जहाँ पर एमएलए भी रहता है और वो पूछता है कि लड़ाई क्यों हुई। तब वो कहता है कि मंगलम सीनू ने हमारे ऊपर हमला किया। अब इस तस्करी का कुछ कमीशन एमएलए को भी मिलता है, तो मंगलम सीनू ने उससे भी झूठ बोला था और उसको भी 25 लाख बताया था। तब यहाँ पर जो पुष्पा होता है वो उसको 3 लाख के ऊपर कमीशन देने का वादा करता है। तब एमएलए इस सब का हेड पुष्पा को बना देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मंगलम सीनू की वाइफ उसका गला काट देती है, क्योंकि वो उसके भाई का बदला नहीं ले पाया है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोविंद की जगह वहाँ पर एक नया डीएसपी आया होता है जिसका नाम होता है भंवर सिंह शेखावत। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा अपनी शादी का इन्विटेशन देने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और वो उससे काफी रूडली बात करता है और कहता है कि मेरी शादी में आ जाना और आपको आपका कमीशन मिल जाएगा।
भावर सिंह को पुष्पा का ये अंदाज पसंद नहीं आता और वो उसकी बेइज्जती करता है। उससे कहता है कि देख तेरे शर्ट के पीछे कोई ब्रांड नहीं है, इसका मतलब तेरा कोई ब्रांड नहीं है। और वो कहता है मेरी शर्ट के पीछे ब्रांड है क्योंकि मेरे पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है। वो कहता है कि तेरे माँ बाप का हाथ तेरे पीछे है या नहीं है मुझे नहीं पता। और भावर सिंह उससे कहता है कि तू किससे बात कर रहा है, किसके सामने बात कर रहा है, इस बात का तुझे ख्याल रखना चाहिए और तुझे तमीज से बात करनी चाहिए। यहाँ पर पुष्पा उससे कहता है ठीक है साहब, आप मेरी शादी में जरूर आना। तब भावर सिंह उससे कहता है कि यहाँ पर एक ही चीज की कमी थी, वो थी इज्जत। वो कहता है अगली बार से जब आएगा तो ध्यान रखना और इज्जत से बात करना है। और भावर सिंह उसको पैसे देते हुए कहता है कि ये ले पैसे और इसको अपनी शादी में मेरी तरफ से शगुन समझकर रख ले। इसके बाद हमें पुष्पा की शादी का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर श्रीवल्ली को हमें अकेले दिखाया जाता है। पुष्पा यहाँ पर शेखावत सिंह के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। पुष्पा अपने हाथ में गोली मार लेता है और कहता है कि तूने उस दिन मेरे माँ के और मेरे बाप के बारे में बोला, सब लोग मेरे लिए उल्टा बोलते हैं। वो कहता है कि मैं उस दिन चुप था और अपनी मुट्ठी बंद कर रहा था क्योंकि उस दिन मेरी माँ की तबीयत खराब थी। और वो कहता है कि आज मेरी माँ इसलिए खुश है क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपने खून को अपनी शर्ट के पीछे लगा लेता है और उससे कहता है कि ये देख मेरी रगों में मेरे बाप का खून दौड़ रहा है और ये मेरा ब्रांड है। और वो उससे कहता है कि अब तू बता तेरा क्या ब्रांड है। इसके बाद पुष्पा उससे कहता है कि अपने कपड़े खोलो और वो कहता है कि अगर तुम अपने कपड़े नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जब वो अपने कपड़े खोलता है तो वो उससे कहता है कि अगर मैं बिना कपड़ों के भी कहीं चले जाऊँ तो सब लोग मुझे पहचानेंगे और कहेंगे कि पुष्पा भाई आ रहा है, लेकिन अगर तू बिना कपड़ों के कहीं जाएगा तो कोई भी तुझे नहीं पहचानेगा क्योंकि तेरे कपड़ों के बिना तेरी कोई भी औकात नहीं है। और उसको बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। इसके बाद जब भावर सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर एक डॉग उसको देखकर भौंकने लग जाता है। तो भावर सिंह गुस्से में उसको गोली मार देता है। और जब यहाँ पर पुष्पा अपनी शादी में बैठता है तो श्रीवल्ली उससे उसकी चोट का कारण पूछती है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताता। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि शेखावत सारे पैसों में आग लगा देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।